हेलो दोस्तों, मैं हूं आपकी होस्ट सैयदा दुआ ज़ैनब और आप देख रहे हैं दी कमर चीमा शो। आज मैं और डॉक्टर कमर चीमा साहब दो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पर बात करेंगे। पहली सबसे इंपॉर्टेंट बात जो है कि वजीर आजम नरेंद्र मोदी की बेल्जियम की शहजादी एस्ट्रिड से मुलाकात। शहजादी एक 300 मेंबर इकोनॉमिक मिशन का हिस्सा है जो भारत और बेल्जियम के दरमियान तिजारत, टेक्नोलॉजी, डिफेंस और लाइफ साइंसेज जैसे सेक्टर्स में नए ताल्लुकात मजबूत करने का एम रखता है। दूसरा जो हम अहम टॉपिक जिसके बारे में हम बात करेंगे वो है वजीर खारजा डॉक्टर जयशंकर का यूके दौरे पर। ये विजिट भारत और यूके के दरमियान बढ़ती हुई स्ट्रैटेजिक और इकोनॉमिक कॉपरेशन का हिस्सा है। ये दौरा किस हद तक भारत यूके का ताल्लुकात मजीद मजबूत करते हैं, इन सब सवालात के बारे में हम डॉक्टर कमर चीमा साहब से बात करेंगे। तो जी डॉक्टर साहब, आप क्या देखते हैं? सबसे पहले अगर हम प्रिंसेस की बात करें जो जिनकी नरेंद्र मोदी से मुलाकात हुई है, क्या ये इकोनॉमिक मिशन भारत और बेल्जियम के दरमियान तजारती ताल्लुकात मजबूत करने में मददगार होगा? और आखिर इस सब के पीछे मकसद क्या है? बहुत शुक्रिया दुआ। पहली बात तो ये है कि ये मिशन को देखने के लिए थोड़ी सी आपको हिस्ट्री समझनी पड़ेगी। हिस्ट्री ये है कि सारे का सारा जो यूरोप है ना, सारे का सारा यूरोप इंडिया आ चुका है, विजिट कर चुका हुआ है। एक बात जिसमें आप देखें कि जर्मनी, स्पेन, फ्रांस, इटली, ग्रीस, ये बड़े मुल्क हैं जो कि सारे के सारे वन बाय वन इंडिया आ चुके हैं और इंडिया के हवाले से कारोबार, बिजनेस, ट्रेड, डिफेंस कोऑपरेशन, बहुत सारी चीज़ें ये कर चुके हुए हैं। तो इसलिए बेल्जियम ने ये महसूस किया कि वो शायद बहुत पीछे रह गए हैं एंड दे नीड टू गो। सो दिस इज़ वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट रीज़न, याद रखें। दूसरा ये है कि ये जो प्रिंसेस एस्ट्रिड हैं जो आई हैं, ये तकरीबन 300 मेंबर इकोनॉमिक मिशन लेके आई। यहाँ पे आप इमेजिन कर लें कि कितने बड़े पैमाने पे ये काम है, 300 मेंबर इकोनॉमिक मिशन। लेकिन मैं आपको बात बताऊं, जिस तरह इंडियन जो हैं वो वेलकम करते हैं जर्मन को, फ्रेंच को, बाकी लोगों को, मुझे लग रहा है इस तरह वेलकम नहीं किया गया इनको। आई डोंट नो व्हाई, मे बी आई एम रॉन्ग, लेकिन मेरी जो रीडिंग है, जिस तरह मैंने देखा है, इस तरह उनको वेलकम नहीं किया गया। वो गर्मजोशी, वो चीज़ें वो नहीं थी। हालांकि डेप्टी प्राइम मिनिस्टर भी आए हैं, प्रिंसेस भी आई हैं, एक बड़े पैमाने पे जिसे कहते हैं ना, कोई डिनर शिनर, कोई स्टेट लेवल का कोई प्रेसिडेंट ने डिनर किया हो। कोई ये स्टेट विजिट नहीं है, लेकिन फिर भी ऑब्वियसली इट्स एन इम्पोर्टेंस। यहाँ फिर इंडिया ने यह महसूस किया है कि ये प्रिंसेस है, इसको क्या अहमियत देनी है, और साथ डेप्टी प्राइम मिनिस्टर और फॉरेन मिनिस्टर है, तो शायद इसको क्या उस लेवल पे वो ट्रीट नहीं कर रहे इंडियंस। लेकिन याद रखें कि अगर फ्रेंच आए या बाकी लोग आए तो इंडियंस काफ़ी अहमियत देते हैं। बहरहाल प्रिंसेस के लिए कोई लंबा चौड़ा जारी बात है वो नहीं किया गया। शायद अगर क्वीन आती तो उनको ज़्यादा अहमियत दी जाती। लेकिन ये 300 मेंबर का जो इकोनॉमिक मिशन है, ये बड़े एरियाज में काम करने जा रहा है, जिसके ऊपर हम जाहिर बात है बात कर सकते हैं कि ये क्या ऐसी चीज़ें हैं कि ये जिसको वो करना चाहते हैं। पहली बात तो ये समझें कि इंडिया जो है ना, एक ग्रोइंग मार्केट है, फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी समझी जा रही है। बिजनेस अपॉर्चुनिटीज यहाँ पे बहुत ज़्यादा है। ये पहली एक सेंट्रल वजह है, आपको समझना पड़ेगा कि दिस इज व्हाट दी द बेल्जियन अंडरस्टैंड। दूसरा, आपको ये भी पता है दुआ कि देयर इज एन इंडिया मिडल ईस्ट इकोनॉमिक कॉरिडोर। माजरत चाहता हूँ। ये जो इंडिया मिडल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर है, ये बेसिकली कॉरिडोर जो है, इसको बेल्जियम ये समझते हैं कि बेल्जियम भी समंदर जो है उसके साथ राब्ते में है। समंदर बेल्जियम को भी लगता है, लेकिन वो दूसरी साइड पे लगता है, जहां पे अटलांटिक की साइड पे थोड़ा सा जो बेल्जियम है वो उसको सी शोर है। जो आई मैक है, इंडिया मिडल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर जो है, ये अगर दुआ आप देखें तो इसका ज्यादातर जो झुकाव है वो या ज्यादा इसकी इंपॉर्टेंस है वो मेडिटेरेनियन सी में दी जा रही है। सो इसको देखते हुए बेल्जियम ये महसूस कराना चाहता है कि हम भी एक इम्पॉर्टेंट मार्केट हैं, और इंडिया को इंडिया मिडल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर में समवेयर बेल्जियम को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। आई थिंक दी बेल्जियंस आर इन इंडिया टू एनहांस देयर इंपॉर्टेंस, अपनी वैल्यू बढ़ाने के लिए वहां पे बैठे हुए हैं, ताकि हम ये एक मैसेज दे सकें कि भाई अगर ये चीज हो जाए कि जिसमें
हमारी वैल्यू बढ़े और हमारे रास्ते बढ़े। और आपको पता है कि फॉर एग्जांपल जिस तरह इंडिया के अंदर एक इलाका है सूरत। सूरत जो है वो दैट इज नोन फॉर द डायमंड कटिंग एंड पॉलिशिंग के लिए। उधर से बेल्जियम जो है ना वो भी एक इम्पॉर्टेंट डायमंड इंडस्ट्री रखता है। तो ये समझते हैं। और अगर आप जाएं देखिए थोड़ी सी हिस्ट्री देखें तो बेल्जियम का एक सिटी है ऑस्टेंड। ऑस्टेंड जो है बड़ा खूबसूरत शहर है, मैं वहां पे गया हुआ हूँ। ऑस्टेंड जो है वो चाहते हैं कि ऑस्टेंड और भारत के दरमियान ट्रेड रही है माजी के अंदर। ये प्रिंसेस ने ये बात को इसको हाईलाइट किया है। सो इसको आपको थोड़ा सा ये समझना होगा कि ये बेसिकली जो बेल्जियन प्रिंसेस हैं वो इसके ऊपर शी इज वर्किंग ऑन दिस कि किसी तरह या किसी तरीके से हम आपस में ये दोनों मुल्क जो है वो ट्रेड कर सके। सो एक तो वो इंडिया मिडल ईस्ट इकोनॉमिक कॉरिडोर की मैं आपको बात बता रहा हूँ कि बेल्जियम अपनी अहमियत बढ़ाने आया है और बताने आया है कि देखिए ऑलरेडी दोनों मुल्कों की जो बायलैटरल ट्रेड है दैट इज इन द केमिकल्स, फार्मास्यूटिकल, आईटी सर्विसेज, सो ऑन एंड सो फोर्थ, इसमें मौजूद है। और आपको पता है जो बेल्जियम की कंपनीज हैं उन्होंने बहुत रीन्यूएबल एनर्जी में, इंफ्रास्ट्रक्चर में और फार्मास्यूटिकल सेक्टर में पैसे लगाए हुए हैं। क्योंकि उनको पता है कि आगे यूरोप के अंदर महंगाई आ रही है। यूरोप जो है वहां पे हेल्थ सर्विस महंगी होती जा रही है, इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा है। तो इंडिया के अंदर वो अगर आके इन्वेस्ट करते हैं यहाँ पे आके, क्योंकि यहाँ पे इनको बड़ी मैन पावर है, इंडिया के अंदर आबादी होने की वजह से मैन पावर ज्यादा है। जिससे बात करते हैं ना जी के साइंटिस्ट ज्यादा होंगे, इंजीनियर ज्यादा होंगे, आई एआई के जो लोग हैं वो इसमें ज्यादा होंगे, प्रोफेशनल ज्यादा होंगे। सो सारे का सारा यूरोप इस चीज को महसूस करता है कि हमारे पास मैन पावर उस तरतीब तेजी से नहीं आ रही जिस तेजी से मैन पावर भारत के पास है। सो वो इसलिए एक तो वो दुआ यहाँ पे आए हैं। सो द बेल्जियन प्रिंसेस जो मोदी साहब से मिली है वो अपनी अहमियत बढ़ाने के लिए मिली है। लेकिन बेल्जियम बहुत छोटा मुल्क है। लेकिन बेल्जियम को एक तो वो जैसे मैंने कहा ना कि वो चाहते हैं कि अटलांटिक के अंदर हमारी भी वैल्यू है। वो अपनी हिस्ट्री बता रहे हैं कि किस तरह हम माजी में आपस में मिलते थे, कारोबार करते थे। इवन के 18th सेंचुरी के अंदर जो डेलीगेशंस थे वो आते थे, इंडिया से आते थे, ऑस्ट्रेंड आते थे और इस तरह। और एक तो ये चीज है। दूसरा ये चाहते हैं कि एकेडमिक एंड साइंस एंड टेक्नोलॉजी में कोलैबोरेशन की बात कर रहे हैं। बेल्जियम और इंडियन यूनिवर्सिटीज जो हैं वो आपस में काम करना चाहती हैं, पर्टिकुलरली इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, एनवायरमेंट साइंसेस, बायोटेक्नोलॉजी। देखिए दो इंडिया को ये एडवांटेज है कि इंडिया थोड़ा सा साइंस एंड टेक्नोलॉजी में इन्वेस्टमेंट करता है, बड़ा मुल्क है, उतने लोग मिल जाते हैं उनको। और यूरोपियन यूनियन और बाकी ये जो ममालिक हैं ये समझते हैं कि हमें इन चीज़ों पे उनके साथ काम करना चाहिए। मेरा ख्याल है कि बेल्जियम की जो प्रिंसेस है वो इस चीज़ को महसूस किया उन्होंने कि देयर इज अ लॉट मोर विच वी कैन डू, देयर इज अ लॉट मोर विच वी कैन पिच। और उसको थोड़ा सा आप समझ लें कि टेम्परेचर चेक करने आई थी वो। और हो सकता है कि नेक्स्ट टाइम जाहिर बात है वो अपनी गवर्नमेंट को बताएंगी कि भाई किस तरह हमें इंडिया के साथ इंगेज करने की ज़रूरत है कारोबार के हवाले से। किस तरह इंडिया के साथ जो है वो, जैसे ये जो एंटवर्प की पोर्ट है, ये बड़ी मशहूर है, पोर्ट ऑफ एंटवर्प लॉजिस्टिक्स के लिए। और इसी तरह इंडिया के अंदर ये जो पोर्ट ऑफ एंटवर्प है वो उसको हाईलाइट कर रहे हैं कि हम आपके साथ काम करेंगे। इसी तरह फिर डिफेंस एंड एरोस्पेस के अंदर इंडिया आपको पता है फिर मेक इन इंडिया पे फोकस करता है। वो कहते हैं जी ठीक है हम भी मेक इन इंडिया पे फोकस करेंगे, हम अपनी कंपनीज को, अपने पैसों को यहाँ पे लेके आते हैं इंडिया के अंदर और यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कराते हैं। ये वो चीज़ें हैं मेरा ख्याल है दुआ के जिसको इंडियंस जो हैं वो समझते हैं कि हमें अपनी फिर इंडियंस जो हैं वो अपनी डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन, स्मार्ट सिटीज़, हेल्थ केयर, इन चीज़ों को, क्लीन एनर्जी, ये आइडियाज़ देते हैं ये जो वेस्टर्न आते हैं यहाँ पे। और इस हिसाब से फिर ये जो वेस्टर्न कंपनीज हैं फिर वो जब पॉपुलेशन देखते हैं, साइज देखते हैं, पर कैपिटा इनकम देखते हैं, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व देखते हैं, मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी देखते हैं, जब वो सारी चीज़ों को देखते हैं, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी देखते हैं, ग्लोबल स्टैंडिंग देखते हैं, तो ऑटोमेटिकली उनकी जो है ना वो अहमियत बढ़ जाती है इंडिया की। और ऑटोमेटिकली वो समझते हैं कि किसी न किसी तरीके से हमें इंडिया के करीब आना चाहिए ताकि हम इंडिया की ग्रो। और आपको पता है कि अभी जो पैनिक है इस वक्त, सारे का सारा जो ट्रांस अटलांटिक अलायंस है वो हिला हुआ है इस वक्त। जो
यूरोप है वो कह रहा है कि हम 800 अरब डॉलर अपने डिफेंस पे लगाएंगे, यानी कि एक नई नेटो बनने को तैयार बड़ी बैठी हुई है। इंडिया जारी बात है इस मार्केट को कैप्चर करना चाहता है। अभी थोड़े दिन पहले तो यूरोपियन यूनियन की हेड आई हुई थी। आप देखिए ना कितने ज्यादा डेलीगेशन आते हैं। थोड़े दिन पहले यूरोपियन यूनियन की हेड आई हुई थी, प्रेसिडेंट आई हुई थी, यूरोपियन कमीशन की प्रेसिडेंट आई थी। आज बेल्जियम आ गया। सो बायलैटरली एंड मल्टीलैटरली पूरे का पूरा यूरोप की जो अटेंशन है वो भारत की तरफ आ गई है कि यार हमें इनके साथ मिलके काम करना ही करना है, हमें भारत से फ़ायदा उठाना है, क्योंकि ये मार्केट इतनी बड़ी है, दे कांट इग्नोर इट, वो इसको इग्नोर नहीं कर सकते। फिर एकेडमिक भी है, स्किल्स भी हैं, रिसर्च कोलैबोरेशन भी कर सकते हैं। फिर वो ये भी देखते हैं कि यार ये अमेरिकन्स भी तो इनके साथ एंगेज्ड हैं। तो वो जिसे जिसे कहते हैं ना ये साहब की किसी मुल्क की सिक्योरिटी क्लियरेंस हो जानी। इंडियंस की सिक्योरिटी क्लियरेंस है वेस्ट के अंदर कि इनको वो किसी किस्म का प्रॉब्लम नहीं आता। हर मुल्क के साथ तो स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है। अब देखिए तमाम यूरोपियन कंट्रीज इंडिया आके खुद रिक्वेस्ट करते हैं या स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप चाहते हैं। एक वक्त था कि आज से 15 साल पहले, 20 साल पहले ये यूरोपियन कंट्रीज भारत नहीं आते थे। ये नहीं महसूस करते थे कि हमें यार वहां पे जाना चाहिए। ठीक है, देखी जाएगी जो होगा यार, क्या होगा क्या नहीं होगा, देखते हैं क्या हम कर लेंगे। ज़रूरत नहीं है भारत की हमें। आज वो समझते हैं कि नहीं हमें ज़रूरत है भारत की। हर आज वो समझते हैं हमें भारत के साथ मिलके काम करना है, क्योंकि वो सारी समझते हैं चीज़ों को कि अब ये अगर काम नहीं करेंगे तो हम ये पूरी की पूरी मंडी इस मार्केट को मिस कर देंगे। इस ये मार्केट जो है वो अब विद इन यूरोप भी दुआ कॉम्पिटिशन है। फॉर एग्जाम्पल इनोवेशन एंड स्टार्टअप्स देख रहे हैं। इंडिया के अंदर जितने स्टार्टअप्स हैं या जिसे कहते हैं ना यूनिकॉर्न्स आ रहे हैं, सो जो बेल्जियम हो या यूरोपियन यूनियन हो, वो सबकी जो जिसे कहते हैं ना एक आप वो समझ लें कि अटेंशन डायरेक्शन सारी इनकी तरफ है। एंड देन आप अगर इससे भी थोड़ा आगे हैं डिफेंस के वाले से, आपको पता है भारत जो है वो आत्मनिर्भर भारत की बात करता है कि जी हम अपनी इंडिजिनस डेवलपमेंट की, भारत समझता है कि भारत ने अच्छी चीज समझी है, वो समझता है कि अपने डिफेंस प्रोडक्शन पे फोकस करें। यूरोप इज गेटिंग इनसिक्योर, द मोर यूरोप गेट्स इनसिक्योर द मोर दे नीड चीपर प्रोडक्शन, defense production, and cheaper defense production is only possible in India or in the developing world, because जो सारे का सारा जो वेस्ट है दुआ वो बहुत महंगा डिफेंस इक्विपमेंट बनाता है। अमेरिकन बहुत महंगा डिफेंस इक्विपमेंट बनाते हैं, यूरोपियंस बहुत महंगा डिफेंस इक्विपमेंट बनाते हैं। बल्कि मैं कल देख रहा था कि जितनी भी यूरोपियंस डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज हैं उनकी प्राइसेस ऊपर चली गई हैं। उनकी जो जिसे कहते हैं ना जो प्राइसेस है या उनकी अगर एक गोली की फॉर एग्जांपल 1 यूरो कीमत है तो अब वो 1.5 यूरो हो गई है। बिकॉज ऐसे लग रहा है कि सारी सारी डिफेंस प्रोडक्शन उन्होंने ही करनी है। तो दैट्स व्हाई दे कांट लुक टुवर्ड्स अमेरिका, दे कांट गो रशिया, दे कांट गो चाइना, दे हैव टू गो कंट्रीज लाइक इंडिया जहां से वो डिफेंस इक्विपमेंट लेंगे। दे विल गो टू टर्की मे बी, और दे विल गो टू अदर कंट्रीज जहां से वो रिलायबल चीजें ले सकते हैं। जिस तरह इस पूरी यूक्रेन वॉर के अंदर दुनिया ने पाकिस्तान से वेपन खरीदा, यूक्रेन ने पाकिस्तान से, बल्कि अमेरिकन ने आई थिंक पाकिस्तान से कोई 1 अरब डॉलर का वेपन खरीदा है। द रीजन बिहाइंड इज बिकॉज दे नो कि यहाँ से आपको कंपैरेटिवली चीप वेपन मिलेगा। सो इंडिया डिफेंस प्रोडक्शन में भी फोकस कर रहा है, और इसीलिए आर्म्स एंड एमुनेशन जो है इंडिया बेल्जियम जो है वो भी हाई क्वालिटी डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग के तौर पे जाना जाता है। और बेल्जियम की एक कंपनी FN हर्सल, उसकी एक ग्लोबल रेपुटेशन भी है। लेकिन क्वेश्चन ये है कि ये जो हालात पैदा हो रहे हैं इसमें इंडियंस जो हैं वो बेल्जियम के पास जाएंगे। बेल्जियम की नेवल टेक्नोलॉजी की और शिप बिल्डिंग के अंदर भी कैपेबिलिटीज हैं, सो उसमें भी इंडियंस आर लुकिंग देयर कि हमें जाना है। और दूसरा इंडियंस चाहते हैं जॉइंट वेंचर्स करना चाहते हैं साइबर सिक्योरिटी, ड्रोन टेक्नोलॉजी, एडवांस वेपन्स के अंदर। एंड देन फिर इसी तरह ये दोनों मुल्क R&D पार्टनरशिप्स भी करेंगे या कर रहे हैं। इस हवाले से भी आपको पता ही है जो प्रिंसेस हैं इनकी मुलाकात कल राजनाथ सिंह साहब से भी हुई है जो भारत के डिफेंस मिनिस्टर साहब हैं। और एक नई चीज़ भी सामने आई है, पता चला है कि बेल्जियम जो है वो अपने डिफेंस अताशी जो हैं उनको भी भेज रहे हैं इंडिया के अंदर। सो इट मींस दैट दे वांट टू कवर मोर स्पेस, दे वांट एंड बिकॉज ऑफ इंडो पैसिफिक, बहुत सारे जो यूरोपियन मुल्क हैं दुआ उनकी तमाम की इंडो पैसिफिक स्ट्रैटेजीज हैं। और इंडिया जो है वो अपनी इंडो पैसिफिक की इंडियन ओशन में होने की वजह से वो समझता है कि हमारे पास स्पेस मौजूद है, हम ये काम कर सकते हैं और ये हमें करना चाहिए। सो इट्स वेरी वेरी इंटरेस्टिंग, बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ है इस हवाले से। इसमें आप देखना ये है कि क्या होता है। फिर ये है कि दोनों मुल्कों की स्ट्रेटेजिक डायलॉग भी हैं, एग्रीमेंट्स भी हैं, और मिलिट्री ट्रेनिंग में भी सुनने में आ रहा है। फिर काउंटर टेररिज्म
फिर स्पेस एंड सैटेलाइट, इसरो जो है वो सैटेलाइट कम्युनिकेशन और इन चीज़ों में कोऑपरेशन चाहता है। सो ये आप समझ लें कि इंडिया और जो बेल्जियम है, बेल्जियम इज़ हियर बिकॉज़ उन्होंने गैप समझा, उन्होंने इस चीज़ को महसूस किया कि हम पीछे रह गए हैं, सारे का सारा यूरोप आगे निकल गया है। उन्होंने इस चीज़ को महसूस किया दुआ कि अगर हम वहाँ नहीं जाते तो हम इस मार्केट को मिस करेंगे। डेवलपिंग वर्ल्ड में एक इम्पॉर्टेंट कंट्री है, अमेरिकन्स हों, ऑस्ट्रेलियंस हों, यूरोपियंस हों, लैटिन अमेरिकन्स हों, हर मुल्क, हर वेस्टर्न मुल्क इंडिया जा रहा है बिकॉज़ कि वो समझते हैं कि चाइना आप जा नहीं सकते, उस पैमाने पे सिक्योरिटी क्लीयरेंसेस है, टेक्नोलॉजी शेयर नहीं कर सकते। आप टेक्नोलॉजी वाले से चाइनीज़ से काम नहीं कर सकते बिकॉज़ अगर करते हैं तो अमेरिकन्स नाराज़ होते हैं। तो अमेरिकन्स आपके साथ तो टेक्नोलॉजी शेयर नहीं करेंगे अगर आप चाइना के साथ शेयर करते हैं। इंडिया इज़ अ कंट्री जिसके हवाले से अमेरिकन्स ने क्लीयरेंसेस दी हुई हैं। तो ये बहुत सारी इस तरह की चीज़ें हैं, मैं ज़ाती तौर पे समझता हूँ, व्हिच आर देयर। चीमा साहब, जैसे आपने बात की कि जिस हाँ बेल्जियम है उसका अपने भी काफ़ी मफाद है इंडिया में, उसे लगा कि हम पीछे रह गए हैं, हमें इस मार्केट को लेना चाहिए, इंडिया की तरफ आना चाहिए। एंड बेल्जियम बीइंग पार्ट ऑफ यूरोपियन यूनियन, वो ऑब्वियसली उसका अहम हिस्सा है। तो हमें ये भी पता है कि भारत जो है वो भी बगैर किसी फ़ायदे के कभी भी अलायंस वगैरह नहीं बनाएगा। तो अब प्रिंसेस का स्पेसिफिकली इस तरह भारत में आना, प्रिंसेस की तो काफ़ी हमें इसमें फ़ायदे और वो सब कुछ नज़र आया। उन्होंने वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप की बात की, उन्होंने डीकार्बनाइजेशन की बात की, उन्होंने काफ़ी चीज़ों की बात की। तो स्पेसिफिकली अगर हम सिर्फ भारत की बात करें तो क्या इस विजिट से भारत की फॉरेन पॉलिसी में हमें कोई नया मोड़ नज़र आएगा, या भारत का हमें इसमें क्या रोल स्पेशली नज़र आएगा, मतलब प्रिंसेस के आने के बाद? देखिए, एक तो भारत की क्रेडिबिलिटी बढ़ती है इससे, जी। ठीक है? दूसरा ये है कि भारत जो अपना इंडिया, मिडल ईस्ट, यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर है, मैंने वैसे बाय द वे जितनी भी आई हैं आउटकम आया है या कन्वर्सेशंस बाहर आई हैं, मैंने इंडिया, मिडल ईस्ट, यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर के बारे में सुना नहीं है उसमें। लेकिन यही वजह ये मैं आपको बता रहा हूँ कि द बेल्जियंस आर हियर टू पिच कि हम इंडिया, मिडल ईस्ट जो इकोनॉमिक कॉरिडोर है, उसका हिस्सा बनना चाहते हैं। वो बेल्जियम कह सकता है, इंडिया कह सकता है कि हाँ जी, ठीक है, आप बन सकते हैं। उसकी वजह ये है कि जो इंडियन प्रोडक्ट्स हैं, वो बेल्जियम पहुँचेंगी। कैसे पहुँचेंगी? ज़ाहिर बात है, जैसे पोर्ट ऑफ एंटवर्प की बात की हमने, उधर पहुँचेंगी। इसी तरह वो जैसे स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़ हैं वो अभी वहाँ पे मौजूद हैं। वो भी कह सकते हैं कि ये आएँ हमारे पास हैं, आएँ। सो मुझे ऐसा लगता है, यू नो व्हाट आई अंडरस्टैंड एंड व्हाट आई रियलाइज़ कि एट वन पॉइंट ऑफ टाइम कुछ ना कुछ ऐसा बेल्जियम जो है वो लेके आया है इंडिया के पास, पर्टिकुलरली इन्वेस्टमेंट्स लेके आया है या बेल्जियन कंपनीज की। ये तमाम जो यूरोपियन कंट्रीज है ना, याद रखिए, इनको एक ही चैलेंज आ रहा है, इनकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बहुत हाई है। ये डेवलपिंग कंट्रीज हैं, लेबर सस्ती मिल जाती है, लोग सस्ते मिल जाते हैं, यू नो विद द पैसेज ऑफ टाइम हर चीज़ सस्ती है। अब 1 यूरो अगर 300 रुपए का है, फॉर एग्जांपल पाकिस्तान में तो 300 का है, भारत में 150 का होगा, कितने का मुझे नहीं पता, 200 का होगा। तो इंडिया को यही है कि वो अगर 1 लाख यूरो लेके आते हैं, तो इंडिया के अंदर वो आके जनाब 1.5 पौने 2 करोड़ रुपए बन जाएगा, ठीक है? पाकिस्तान में वो 3 करोड़ रुपया बन जाता है, इंडिया में वो 1.5 करोड़ बनता है फॉर एग्जांपल। तो इस तरह की चीज़ें जो हैं वो उनको है। सो इंडिया को एडवांटेज ये है कि इंडिया में हाँ इन्वेस्टमेंट आएगी। इंडिया की ग्लोबल स्टैंडिंग मज़ीद जो है वो बढ़ेगी। इंडिया को ये है कि ये जो एक नए जिसे कहते हैं ना एक नई उनको एक अपॉर्च्युनिटी जो है वो सामने आ जाएगी। सो आई थिंक दिस इज़ वेयर व्हाट वन मस्ट अंडरस्टैंड। सो मुझे लगता है कि ये चीज़ है जो है। सो इंडिया का भी अ, ये हर रोज़ इंडिया की क्रेडिबिलिटी में जो है वो इज़ाफ़ा हो रहा है। जी, चीमा साहब, अगर अब हम अपने दूसरे टॉपिक के बारे में बात करें कि जैसे हमने देखा कि डॉक्टर जयशंकर वो यूके के दौरे पर गए हैं। तो आपको क्या लगता है कि ये दौरा किस हद तक भारत और यूके के ताल्लुकात को मज़ीद मज़बूत करेगा? या अगर हम देखें कि ब्रेक्ज़िट के बाद नए ट्रेड एग्रीमेंट्स या जियोपॉलिटिकल सिनेरियोज़ के हवाले से ये कितना अहम है ये दौरा? देखें, भारत के हवाले से ही इस दौरे की अहमियत है। उसकी वजह ये है, एक तो ग्लोबली आपको पता है मसले प्रॉब्लम्स हैं। प्रॉब्लम्स क्या हैं कि पूरी दुनिया में टैरिफ की वॉर शुरू हो गई है। जब टैरिफ की वॉर शुरू हो गई है तो अब ज़ाहिर बात है
एवरी कंट्री इज लुकिंग फॉर इट्स ओन नेशनल इंटरेस्ट कि हम कैसे हैं। अब इंडिया यूके जो है ना, मैं आपको बात बताऊं, काफ़ी देर से फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के हवाले से बात कर रहे हैं, लेकिन बहुत सारी हर्डल्स थी। एक हर्डल जो थी वो मोबिलिटी एंड वीज़ा इश्यूज की हर्डल थी। इंडियंस वांट रिलैक्स वीज़ा रूल्स फ्रॉम बरतानिया, लेकिन बरतानवी हुकूमत नहीं थी मान रही। वो कह रहे थे कि हम वीज़ा रिलैक्स नहीं कर सकते। उसकी वजह यह है कि उनको डर है कि इंडियंस बड़ी तादाद में हम इंग्लैंड आ जाएंगे। इंडिया ये महसूस करता, कहता जी हम बहुत बड़ी पावर है, हमें आने दें। वो कहते हैं आप बड़ी पावर है, लेकिन आपकी सारे लोग तो सौखे नहीं है। आपके 400-500 मिलियन बंदा सौखा है, ठीक है, बाकी जो 1000 मिलियन है उसका क्या करना है? तो वो उनको ये है कि अगर इतनी बड़ी तादाद में इंडियंस इंग्लैंड आना पड़ गए तो ये फिर हमारे यहाँ पे चैलेंज बढ़ जाएगा, तो वो वीज़ाज़ नहीं देते इंडियंस को। तो इंडियंस इसके लिए बड़ी कोशिशें कर रहे हैं। और दूसरी तरफ ये भी है कि टैरिफ रिडक्शन की भी बात है। इंडिया टेक्सटाइल, ज्वेलरी, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स पे कम टैरिफ चाहते हैं। इसी तरह बरतानिया जो है वो ऑटोमोबाइल्स एंड स्कॉच, विस्की, डेयरी प्रोडक्ट के ऊपर जो है वो कम ड्यूटी चाहता है, ड्यूटी कट करना चाहता है। जिसे कहते हैं ना कि फिर बहुत सारे मैकेनिज्म होते हैं। फॉर एग्जांपल एक चीज होती है डिस्प्यूट रेजोल्यूशन मैकेनिज्म। यूके कहता है जी कि स्ट्रॉन्गर इन्वेस्टर प्रोटेक्शन होनी चाहिए, इंटरनेशनल डिस्प्यूट रेजोल्यूशन मैकेनिज्म। इंडिया जो है वो कहता है नहीं जी डोमेस्टिक डिस्प्यूट रेजोल्यूशन होनी चाहिए। नहीं, इंडिया के अंदर ही अगर फॉर एग्जांपल बरतानवी कंपनी इंडिया के अंदर आई है, इंडिया जो है उसमें फैसला करने वाली अथॉरिटी होगा। वो कहते हैं इंडिया के अंदर हमारी जो बरतानिया की कंपनी है वो लेट्स से 500 मिलियन पाउंड लेके आई है या 1 बिलियन पाउंड लेके आई है, इंडिया के अंदर इन्वेस्टमेंट करने वाली है। आपके कोर्ट्स हैं, आपका सारा मैकेनिज्म है, वो कहते हैं हमें तो हिल जाएंगे यहाँ पे, तो आप तो हमें नुकसान में हम चले जाएंगे। तो हम ये नहीं कहते। सो लिहाजा इंटरनेशनल डिस्प्यूट रेजोल्यूशन मैकेनिज्म, मतलब किसी इंटरनेशनल कोर्ट में जाए। इंडियंस कहते हैं ये हमारी इंसल्ट है कि हमें जो है इंटरनेशनली आप लेके जा रहे हैं। सो ये चीजें जो हैं ये हैं। इसी तरह इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट है। यूके का प्रॉब्लम यह है कि वो कहता है स्ट्रॉन्गर इंटरनेशनल प्रॉपर्टी राइट प्रोटेक्शन होनी चाहिए, पर्टिकुलरली डिजिटल ट्रेड में, इनोवेशन में। इंडिया कहता है नहीं, बैलेंस आईपीआर, जो आईपीआर प्रोटेक्शन होनी चाहिए। सो इंडिया के और यूके के डिफरेंट प्रॉब्लम्स हैं। इसी तरह एग्रीकल्चर स्टैंडर्ड एंड फूड के हवाले से भी बहुत सारे इश्यूज हैं। फिर अगर आप देखें कि आपको पता होगा कि जो इंडियंस हैं वो ये समझते हैं कि अब हमारा एक ग्लोबल स्टेचर बढ़ गया है, हमारी रेलिवेंस बढ़ गई है, तो भाई साहब आप हमारी हेल्प, आप हमारे साथ एक थोड़ा सा खुल के बात करें, आप हमें उस अंदाज से देखें जिस तरह हम एक बड़ी पावर है। बरतानी हुकूमत अभी उस तरह उनको नहीं देखना चाहती। वो कहती है नहीं कि इट विल टेक सम टाइम। वो कहता है जी हमारी आबादी छोटी, हमारी हमारी इकोनॉमी आपसे बहुत बड़ी है, आपकी क्योंकि आबादी बड़ी है तो आप अब हमसे बेहतर इकोनॉमी हो गए, एक दो स्टेप आगे हमसे चले गए हैं। लेकिन आई थिंक स्टिल बरतानिया इज द 6th लार्जेस्ट इकोनॉमी इफ आई एम नॉट रॉन्ग, और 7वीं है इंडिया, जारी बात है 5वीं बड़ी इकोनॉमी है। तो वो कहते हैं जी कि आप हम छोटा सा मुल्क हैं, थोड़ी आबादी के साथ इतनी बड़ी इकोनॉमी बढ़े हैं। आप 1.4 बिलियन की आबादी हैं तो आप बड़ी इकोनॉमी है, बट दैट डजंट मीन कि हम जो है वो आप हमारे बराबर हो गए। सो बरतानिया अभी वो बहुत सारी चीजें नहीं मान पा रहा। लेकिन जिस तरह यूरोप के अंदर और अमेरिका के अंदर हालात खराब हैं इस सेंस में बिकॉज ऑफ दिस टैरिफ वॉर्स, लग ही ये रहा है द सिचुएशन इज दैट, जैसे यूरोपियन यूनियन कह रही है, आपको पता है 2009 से यूरोपियन यूनियन और भारत की फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की नेगोशिएशंस हो रही हैं, बट नाउ द ईयू वांट्स कि हमारी ट्रेड अभी हो, अभी हम आपस में फटाफट इस मसले को हल करें। अभी ईयू प्रेसिडेंट आई, ईयू कमीशन की प्रेसिडेंट आई थी, अभी फिर उन्होंने इंडिया को बुला लिया अगले महीने कि आप आए, अगले दिन 3-4 दिन रहे हमारे पास, हम बड़े पैमाने पे बातें करें एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। सो ये चीजें हैं कि इंडिया और यूके जो है वो, इसीलिए डॉक्टर जयशंकर वहां पहुंच गए हैं और वो जाके तमाम लोगों से जिसे कहते हैं ना बात कर रहे हैं। ये बेसिकली 2022 में ये नेगोशिएशंस शुरू हुई थी इस तरह, लेकिन प्रोग्रेस इसमें रुक गई थी वीज़ा पॉलिसीज़ और टैरिफ स्ट्रक्चर्स की वजह से। और फिर दोनों मुल्कों में आपको पता है लीडरशिप, इंडिया में तो हर कोई लीडरशिप का प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन बरतानिया के अंदर लीडरशिप ट्रांजिशन हुई है बहुत ज़्यादा। लेकिन असल में बरतानिया चाहता है फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, इसलिए इंडिया एक फेवरेबल पोजीशन में आ गया दुआ। वो इसलिए कि बरतानिया कहता है कि भाई साहब अब हमारे हालात ख़राब हो गए हैं,
क्योंकि अमेरिका हम पे जो है वो टैरिफ्स लगा सकता है। अमेरिका अगर कनाडा पे लगा सकता है, मेक्सिको पे लगा सकता है, चाइना पे लगा सकता है, यूरोप पे अगर 20-25% टैरिफ लगा सकते हैं, तो हम कौन से लोग हैं? हम पे भी लग सकता है। सो ये देखिए जो मार्केट्स होती है ना, दे आर मार्केट्स ऑलवेज वर्क विद द सेंटिमेंट्स। मार्केट्स का प्रॉब्लम ये होता है कि वो परेशान हो जाते हैं कि अनसर्टेनिटी वो पसंद नहीं करते। तो ये चीज़ है जिसको मैं समझता हूँ कि व्हिच इज़ देयर, सो डॉक्टर जयशंकर इन चीज़ों को रिज़ॉल्व करने के लिए इनके लिए जो है वो वहाँ पहुँचे हुए हैं। लेट्स सी क्या होता है वैसे। जी। चीमा साहब, आपने बताया कि डॉक्टर जयशंकर का वहाँ पे जाना, जिस तरह ये सारे जो इश्यूज़ हैं ये रिज़ॉल्व करना। क्या हम इस टाइम में ये कंसिडर भी कर सकते हैं कि डॉक्टर जयशंकर इस वक़्त, जैसे कि यूके और यूरोप में रशिया, यूक्रेन की बातें हो रही हैं, इसराइल पैलेस्टीन कॉन्फ्लिक्ट्स की पर डिस्कशन हो रही है, तो क्या हम ये कंसिडर कर सकते हैं कि जो डॉक्टर जयशंकर है उस इस दौरे के दौरान वो भी वहाँ कोई स्टांस लें या कोई बात करें या कुछ क्लियर करने की कोशिश करें? मेरा नहीं ख्याल कि वो कोई लंबी-चौड़ी बात होगी। उसकी वजह ये है कि देयर आर अदर फोरम्स फॉर दिस, और बहुत सारे फोरम्स होते हैं। लेकिन असल में डॉक्टर जयशंकर जो है, अगर आप देखें, तो जयशंकर ने जाते ही वहाँ पे जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट हैं, जो उनके बिज़नेस इन्वेस्टमेंट के, उनसे मुलाकात की है। सेक्रेटरी ऑफ स्टेट जो लेबर के हैं या बाकी चीज़ों के, उनसे मुलाकातें की हैं उन्होंने। इसी तरह उन्होंने वहाँ पे होम सेक्रेटरी से मुलाकात की है वहाँ पे। सो इससे पता ये लगता है कि वो सिर्फ़ कारोबार, बिज़नेस, इन चीज़ों को ही देखना चाह रहे हैं। और बाकी मेरा ख़्याल है कि इस वक़्त जो सिचुएशन है, वो कोई अपना भारत किरदार अदा नहीं करना चाहता। वो दे वांट यूरोप अपने मसले खुद ही हल करे अमेरिका के साथ मिलके। बहुत शुक्रिया चीमा साहब। तो दोस्तों, आज हमने बात की कि बेल्जियम की प्रिंसेस जिस तरह भारत आई, नरेंद्र मोदी से उन्होंने मुलाकात की और काफ़ी और चीज़ों पे भी बात की उन्होंने। बेल्जियम की जिस तरह डायमंड इंडस्ट्री है उसके बारे में हम बात की कि किस तरह दोनों मुल्क एक दूसरे से फ़ायदा उठा सकते हैं। फिर हमने जयशंकर, डॉक्टर जयशंकर की बात की कि वो यूके गए हैं, उधर दौरा किया उन्होंने, उधर भी अपने ट्रेड और डिफरेंट अपने जो इश्यूज़ हैं वो रिज़ॉल्व करने की उधर बातें करें। तो देखते हैं कि आगे क्या होता है, भारत का फ्यूचर क्या है और किस तरह से वो अपने इन मामलात को आगे लेके चलता है। फिर हम मिलेंगे एक नए एपिसोड में नए टॉपिक के साथ। टेक केयर।